तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन ये होगी कि प्लांट्स, अल्जी और साइनोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये लाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये इक्वेशन भी दी हुई है, ये डेफिनेशन है इसकी, और ये इस डेफिनेशन को इस इक्वेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, ज़मीन से लेते हैं वाटर, लाइट लेते हैं सन से, और क्लोरोफल पौधों के पत्तों के अंदर होता है। इस इन सब की मौजूदगी में प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट की मौजूदगी में होती है, और ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जमीन के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और फिर जो एनिमल्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से प्लांट से खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, तो जिंदगी जो है वो डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही। नेक्स्ट जी, ये स्ट्रीम एक्टिविटी है 7.3, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन की हुई है, यानी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो ऑक्सीजन भी खारिज होती है। तो हमें पता है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन भी खारिज करते हैं, और इसीलिए हमने ऊपर एक जुमला बोला था कि ज़िंदगी जो कुराए अर्ज पे है या ज़मीन पे जो ज़िंदगी है वो फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंड करती है। एक वजह ये है कि खुराक आती है, और दूसरी वजह ये है कि ऑक्सीजन खारिज होती है जो प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, और जो जितने भी वो पानी में जानदार रहते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है, उसको हम लोग देख। तो ये जो है ये बीकर एक दिखाया हुआ है। ठीक है, ये 500 ml बीकर है, और इसको आपने हाफ फिल किया हुआ है पानी के साथ। ये देखें, 5 ये बीकर है ये जो है, और ये 500 ml का है, और इसको आपने क्या किया है, हाफ फिल किया हुआ है ट्रांसपेरेंट वाटर के साथ। ट्रांसपेरेंट वाटर से मुराद ये है कि साफ पानी आपने लेना, गंदला पानी नहीं लेना। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। तो जो 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaCO3, ये आपने ना पानी के अंदर डाल लेना। लैब में ये केमिकल पड़ा होता है। ये केमिकल क्या करेगा, ये जब पानी के अंदर आप डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, स्टेप नंबर 3 में हमने कुछ ब्रांचेज ली है हाइड्रेला प्लांट की, ये जैसे आपको नजर आ रही है बीकर के अंदर। ठीक है जी, और इसको हमने कवर कर दिया है इन्वर्टेड फनल के साथ। ये फनल है, ये हाइड्रेला प्लांट है, हमने फनल ली है और फनल के साथ जो है इसको कवर कर दिया ऊपर से। पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या करना है, स्लाइटली रेज दी फनल अबव द बॉटम ऑफ द बीकर फॉर मिक्सिंग एंड फ्री वाटर सर्कुलेशन। फिर क्या करेंगे, स्लाइडली थोड़ा सा जो है फनल को ऊपर करेंगे, बॉटम जो ये देखिए बिल्कुल ये बॉटम के साथ अटैच नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है फॉर मिक्सिंग एंड फ्री वाटर सर्कुलेशन, ताकि वाटर जो है वो पूरी तरह सर्कुलेट कर सके, इस प्लांट तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सके जो यहाँ पे मौजूद है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हमने डाला हुआ है ना। पुट अ वाटर filled inverted test tube on the neck of the funnel as shown in the figure। अच्छा, तो ये फनल है। ठीक है, ये फनल जो आपको नजर आ रही है, इस फनल के ऊपर हमने क्या किया है, ये फनल है, यहाँ तक ये फनल है। इस फनल के ऊपर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब भी रखी हुई है, उल्टी करके टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर फिक्स किया हुआ है। तो यही लिखा हुआ है पुट अ वाटर फिल्ड इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। वाटर यानी पानी इसके साथ भर के इसको उल्टा उसके ऊपर रख दिया ऑन द नेक ऑफ द फनल। प्लेस दिस ऑपरेटर सेटअप इन द सन। अब सन में आपने इसको रखना है ताकि जो है ना इस प्लांट को लाइट मिल सके। 2 से 3 घंटे के लिए आप रखेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस हो। अब ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, बबल्स ऑफ गैस
will start coming out and move upward थ्रू वाटर इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको जो है ना वो गैस के बबल्स नजर आएंगे जो ऊपर की तरफ आ रहे होंगे। इनको कलेक्ट कर लें जो है एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब अबव वाटर लेवल। अब वाटर लेवल के ऊपर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक जलती हुई जो माचिस है उसको जब इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे तो वो माचिस और जलना शुरू हो जाएगी। इससे ये जाहिर होता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ऑक्सीजन बन गई थी। अब ये ऑक्सीजन कैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गई है, क्योंकि ये जो प्लांट हमने रखा हुआ है इसने फोटोसिंथेसिस की है। तो इससे हमें ये साबित हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से इसको साबित कर दिया। आगे जी नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। तो इसके दो फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के। एक लाइट डिपेंडेंट फेज है, यानी इस फेज के अंदर हमें लाइट चाहिए होगी, और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी दूसरे रिएक्शन के अंदर हमें लाइट नहीं चाहिए होगी। तो फर्स्ट फेज के अंदर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लिहाजा ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी लाइट पे डिपेंड करेगा। और दूसरे के अंदर हमें लाइट नहीं चाहिए होगी, वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी वो लाइट के बगैर भी चलेगा। उसको डार्क रिएक्शन भी कहेंगे, उसको कैल्विन साइकिल भी कहेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को जो है वो हम लोग देख लेते हैं अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फोटोसिंथेसिस के दो मैकेनिज्म है। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में दो फेजेस हैं। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी जो लाइट पे डिपेंड करता है, इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग। तो ये जी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, सूरज की लाइट होनी चाहिए, फिर ग्लूकोज और वाटर बन जाएगा। तो ये कंप्लीट जो रिएक्शन है इसके दो स्टेप्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये लिखा हुआ है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी एक वो रिएक्शन है जिसके लिए लाइट चाहिए। एक है जी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो लाइट के बगैर होगा। तो आप ये देखें, ये लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और ये लाइट रिएक्शन किस में होगा, ग्रेना में होगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो कहाँ पे होगा। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है जी, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। तो 9th क्लास की जो बायो की बुक है उसका पेज नंबर 43 निकालना है हम लोगों ने। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो दिया होगा। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये थैलियां नजर आ रही होंगी, ये थैलियां, और ये थैलियां जो है वो इस तरह स्टाक की शक्ल में पड़ी हुई हैं। ये जो एक थैली है ना इसको थैलाकॉइड कहते हैं। जो एक थैली है इसको थैलाकॉइड कहेंगे। ये थैली का बंडल पड़ा हुआ है, ये जो पूरा बंडल है इसको ग्रेनम कहेंगे। ठीक है जी, तो ये जो थैलियां है ना ये थैलाकॉइड है। ठीक है, और ये जो पूरा बंडल है थैलियों का इसको बोलेंगे ग्रेनम। और ये जो इसके दरमियान जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे जी, स्ट्रोमा बोलेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर है। प्लांट्स में कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के पत्तों के अंदर है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब जो लाइट रिएक्शन है ना, जो थैलाकॉइड है ना, ये थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर होगा। और जो डार्क रिएक्शन है वो किस में होगा, वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। तो फोटोसिंथेसिस का दो फेजेस, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकॉइड के अंदर होगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। तो इसको देख लेते हैं जरा जी। तो ये वाला जी लाइट रिएक्शन है, और मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की किस में होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। और ये डार्क रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन किस में होता है, स्ट्रोमा के अंदर। अब लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन चूंकि नाम इसका लाइट रिएक्शन है, इसमें लाइट यूज होगी। और फोटोसिंथेसिस में और कौन सी चीज होती है, वाटर, और वाटर भी यूज होगा। और चलेगा जी लाइट रिएक्शन किसके अंदर, ग्रेना के अंदर। ग्रेना आपको पता है जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है ना उनका पूरा बंडल ग्रेना कहलाता है। ठीक है जी, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं थैलाकॉइड
या ग्रेना, ये भी कह सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पे क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो लाइट रिएक्शन में बनेगी एनर्जी, वो एनर्जी जाएगी ये डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का जो नाम है, 2-3 इसको नामों से पुकारते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। डार्क रिएक्शन को जो है वो कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो कोई भी जो रिएक्शन है उसको चलने के लिए चाहिए एनर्जी। तो ये जो लाइट रिएक्शन है, यहाँ पे तो एनर्जी लाइट से आएगी। डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, डार्क रिएक्शन में एनर्जी लाइट रिएक्शन से आएगी। तो फिर ये डार्क रिएक्शन चलेगा, और डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में वाटर, जो लाइट रिएक्शन उसमें वाटर यूज हुआ है और लाइट यूज हो गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होगी डार्क रिएक्शन में। एनर्जी इसको चलाने के लिए कहाँ से आएगी, लाइट रिएक्शन से। जो मॉलिक्यूल एनर्जी के बनेंगे वो इसको एनर्जी देंगे, और यहाँ पे शुगर भी बनेगी। जैसा हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस के पूरे रिएक्शन में शुगर भी बनती है। तो फिर देख लें लाइट रिएक्शन में इनमें से ये जो चीजें, इनमें से कौन सी चीजें यूज होगी। लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, लाइट यूज होगी, और कौन कौन सी चीजें बनेंगी, ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है। और डार्क रिएक्शन में जो है इनमें से कौन कौन सी चीजें यूज होगी, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, और इसके अलावा जो है वो शुगर जो है वो बनेगी, ये ग्लूकोज जो है वो बनेगी। तो इसको फर्दर जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आगे हम लोग देख लेते हैं जी। तो ये लाइट रिएक्शन को क्या लिखा हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको ये भी कहते हैं, इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। ये दोनों इसके नाम है। और तीसरा नाम है, इसको जी स्कीम भी कहते हैं। जी स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें ये किसकी शक्ल बन रही है, ये जेड की शक्ल बन रही है, लिहाजा इसको जी स्कीम भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि ये लाइट रिएक्शन किसमें होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जैसा कि मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाया था, उसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन भी मैंने बताया था। तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या पड़े होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर पड़े होते हैं फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। और ये जो है ना, ये वेवलेंथ लिखी हुई है। जैसे फोटोसिस्टम 1 की जो वेवलेंथ है वो P700 लिखी हुई है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वेवलेंथ लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है, 680। तो ये जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फोटोन है लाइट का वो आएगा। ठीक है, ये स्टेप्स बाय स्टेप भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ बाद में, पहले ये देख लें। फोटोन ऑफ लाइट आएगा। फोटोन ऑफ लाइट क्या करेगा, यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 में जो वाटर है उसकी हाइड्रोलिसिस करेगा, वाटर की ब्रेक डाउन करेगा। जब वाटर की ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, वाटर की ब्रेक डाउन करने से ऑक्सीजन ये बनाएगा, वो ऑक्सीजन बाहर खारिज हो जाएगी, जैसा पता लाइट रिएक्शन में होती है। उसके अलावा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और ये हाइड्रोजन बनेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंप करेंगे इधर से, और इनके पास एनर्जी होगी, ये जंप करेंगे और ये जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब ये जाएंगे उसके बाद इनकी एनर्जी ग्रेजुअली कम होगी, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए यहाँ पे एटीपी भी तैयार होगा। मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है, तो यही एनर्जी आगे जाके जो डार्क रिएक्शन है उसको चलाएगी। तो ये एटीपी बनेंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जाएंगे फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 पे दोबारा इनको एनर्जी मिलेगी, और ये दोबारा जंप करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएंगे, और यहाँ पे ये NADPH को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस से मुराद है कि इसके साथ हाइड्रोजन को शामिल करेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। ठीक है, ये भी एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 चीजें बनी है, ATP और NADPH। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और ये दोनों एनर्जीज आगे जाके जो है वो चलाएंगी डार्क रिएक्शन को। तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी एक दफा पढ़ लेते हैं, इसके पॉइंट्स ताकि आपको जल्द समझ आ जाए। तो ये देखें, ये सेम वही चीज लिखी हुई है कि क्लोरोफिल फोटोसिस्टम 2 का लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लैमिनेट होगा इससे, जो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इसी वक्त जो पानी का मॉलिक्यूल है वो भी टूटेगा, ऑक्सीजन बनेगी, 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे, और 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस
takes place to compensate the electron loss of light. Electron loss of light affected chlorophyll of photosystem 2 and it is called photolysis of water. पानी का जो टूटना है इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे, ठीक है जी। फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी लीफ से, स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन इज रिलीज आउट ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब ऑक्सीजन जो है वो पत्ते के स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलेगी और ये जानवरों वगैरह के लिए यूज हो गया। हमें पता है कि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ईटीसी, ये यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ग्रेजुअली रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करेंगे, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनेगी। लाइट आल्सो एक्ट ऑन फोटोसिस्टम 1 पे भी अमल करेगी, विच आल्सो गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन पेयर, और इससे फिर इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर रिड्यूस, ये NADPH को रिड्यूस करेंगे और NADPH बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो है, ये पीछे जो हमने देखा था वो रिड्यूस कर लिया NADP को। ये हाइड्रोजन कहाँ से आई है? ये हाइड्रोजन जो वाटर की फोटोलाइसिस हुई है ना, यानी लाइट की मदद से जो वाटर की ब्रेक डाउन हुई है, ये वहां से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिलके NADP को रिड्यूस करेगी और NADPH बन जाएगा। अच्छा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वो है जो लाइट की गैर मौजूदगी में होता है। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो एनर्जी के बगैर हो। तो लाइट रिएक्शन जो है वो तो हो गया, क्योंकि उसके लिए एनर्जी क्या थी? लाइट। इसी तरह जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके लिए एनर्जी कौन देगा? ATP और NADPH। जिससे वो कहता है जैसे ही ATP NADPH बनेंगे तो फिर क्या शुरू हो जाएगा? फिर जो है वो डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन शुरू हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगी। आगे जाके हम डिटेल में देख लेंगे कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये फिक्स हो रही है, ठीक है। दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन लाइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको जो है वो कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तीनों नाम जी इसके हैं। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बॉल है ना, ये कार्बन को शो कर रहा है। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये आती हैं, ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी मौजूद होता है। ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, और इसकी दोनों साइडों पे फास्फोरस लगी हुई है और इस तरह के 3 मॉलिक्यूल है। ये जब आएगी ना कार्बन ऊपर से, तो ये 3 कार्बन हैं, तो तीनों मॉलिक्यूल्स में आके ये शामिल हो जाएगी। तो फिर जो ये पहले 5 कार्बन थी, 1 2 3 4 5, और ये 2 फास्फेट साइडों पे लगे 3 मॉलिक्यूल थे। तीनों कार्बन आएंगी, वो तीनों कार्बन हर मॉलिक्यूल के साथ आके जुड़ जाएगी आगे। तो ये जो 5 थे कार्बन, अब कितनी बन जाएंगी? 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 बन जाएंगी। और ये दोनों फास्फोरस वैसे के वैसे ही लगे होंगे। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो मॉलिक्यूल है ये दरमियान से करेगा ब्रेक। जब ब्रेक करेगा तो 1 से कितने बन गए? 3 है ना, 1 से कितने बन गए? 2, तो 3 से कितने बनेंगे? 6। तो ये 3 कार्बन वाले, 3 कार्बन और 1 फास्फोरस, इस तरह के 6 मॉलिक्यूल बन गए। ये देखे ना, ये टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ये वाले 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 कार्बन और दोनों साइडों पे फास्फोरस। अब होगा क्या? जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा तो 3 कार्बन 1 फास्फोरस, और ये 3 कार्बन 1 फास्फोरस, यानी एक के टूटने से 2 मॉलिक्यूल बने हैं। तो टोटल ये कितने हैं? 3। जब 3 टूटेंगे तो कितने मॉलिक्यूल टोटल बनेंगे? 6, जिनमें 3 कार्बन होगी और एक साथ फास्फोरस लगी होगी, ठीक है जी। इसको लिखेंगे आप 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका नाम है 3PGA, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो फिर ये क्या बन जाएगा? 3 कार्बन और ये साथ 1 फास्फोरस, इसके साथ कितने मॉलिक्यूल हैं? 6। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि 6 ATP आएंगे और ये अपने 6 फास्फोरस को देंगे और 6 ADP बनेंगे, मतलब इसमें से 6 फास्फोरस निकले हैं। इसी तरह NADPH भी आएंगे। मैंने को बताया कि ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वाले दोनों जो है वो लाइट रिएक्शन से आ रहे हैं। तो NADPH आएंगे 6, और ये भी जो है अपनी वो जो है
इसको एनर्जी देंगे और NADPH बन के ये निकल जाएगा, यानी ये जो फास्फोरस आई थी वो फास्फोरस दोबारा से निकल जाएगी और साथ ही एनर्जी भी देंगे। ठीक है जी। और ये मालिक्यूल फिर इसको क्या फिर इसको 3 कार्बन और एक फास्फोरस वाले कितने मालिक्यूल हैं, ये 6 मालिक्यूल हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट इसको ये बोलेंगे। ठीक है जी। फिर क्या होगा जी, ये जो 6 मालिक्यूल है इनमें से एक मालिक्यूल निकलेगा। ठीक है। जब एक मालिक्यूल अलग हो जाएगा तो ये जो है ये आगे जाके ग्लूकोज बना देगा। मैंने बताया था कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनती है। और बाकी कितने रह जाएंगे, 5। वो 5 जो है वो आगे जाएंगे और यहाँ पे ATP के 3 मालिक्यूल आएंगे और ADP के जो है वो 3 बन जाएंगे, यानी फास्फोरस जो है वो इनमें शामिल हुई है। अब ये वाले जो है ना ये दोबारा से रीअरेंज होंगे। जब ये रीअरेंज होंगे तो ये जो है इस तरह का मालिक्यूल बना देंगे, इस तरह का मालिक्यूल बना देंगे। इस तरह के मालिक्यूल के अंदर जो है वो कार्बन कितनी होंगी, 1 2 3 4 और 5, और ये कितने मालिक्यूल होंगे, 3। इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। ये आपका डार्क रिएक्शन है, इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और इसको हम लोग कहेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि इसके लिए हमें लाइट की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल पहले ही मौजूद है ना, इसको बोलेंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है जी, ये आपने याद रखना, आगे इसका नाम लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये वाला जो है ना ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी। तो ये देखें आगे लिखा हुआ है कैल्विन साइकिल। तो 3 नाम है, मैं पहले भी बड़ी दफा बता चुका हूँ आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर से 3 मॉलिक्यूल आए थे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलेंगे, जिसे RUBP कहते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। और क्या बनाएंगे, फॉर्म 6 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको बना के दिखाया है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, टूट जाता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पहले पिछले स्टेप में बताया। नो दीज 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे तो 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल G3P में बाय NADPH यूजिंग एनर्जी ऑफ ATP। पीछे जो है वो आपको दिखाया हुआ है। ये 3 जो कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेंगे, जैसे पीछे दिखाया था, एंड आल्सो टू जनरेट ओरिजिनल 5 कार्बन मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट जो है 5 कार्बन मॉलिक्यूल फिर बना देगा, जो नेक्स्ट कैल्विन साइकिल में यूज होगा। आगे जो लिमिटिंग फैक्टर लिखा है, फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स लिखा हुआ है, वो फैक्टर्स ये देखें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। तो पहला लिखा हुआ है मोर लाइट। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, तो मोर लाइट, ज्यादा लाइट, एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, और लाइट का दौरानिया, इंक्रीज दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जितनी लाइट ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा देर तक लाइट रहेगी, फोटोसिंथेसिस उतनी ही ज्यादा होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ी जरूरी है। फिर है जी मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी उतना ही तेज होगा, बट ओनली अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट तक, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट एट 25 डिग्री। जो टेम्परेचर जब 25 डिग्री होगा तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी। इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं फोटोसिंथेसिस का। ठीक है जी। टेम्परेचर बिलो और अबव द ऑप्टिमम इफेक्ट, यानी 25 डिग्री से ज्यादा होगा टेम्परेचर, या अगर 25 डिग्री से कम होगा तो ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, स्लो डाउन कर देगा। तो 3 जो फैक्टर्स हैं वो हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी जी लाइट है, और तीसरा टेम्परेचर है जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है। तो इसको आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। तो ये हमारा लेक्चर था कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के ऊपर। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।